इसके बारे में बोलना नहीं चाहते लोग। दो तीन धारणाएं बोलते हैं। आप अक्सर इंटरव्यू लेंगे ना तो बहुत सारे विद्वान आपको ये बोलेंगे मैंने वैदिक ज्योतिष से आचार्य किया है, कोई कहेगा मैंने शास्त्री किया है, कोई कहेगा मैं बनारस विश्वविद्यालय से आचार्य किया है मैंने। अच्छा, फिर आप उनसे जब अगला प्रश्न करेंगे, अच्छा आचार्य आपने किस विषय से किया है? जी वैदिक ज्योतिष से किया है। दरअसल ज्योतिष के अंदर वैदिक ज्योतिष ही एकमात्र विधा है। जब हम किसी को बोलते हैं कि हमने ज्योतिष का अध्ययन किया है, तो ज्योतिष के बारे में कोई हमसे बोलने के लिए बोलता है तो हमें 4-5 चीज़ें बोलना है। बहुत ज़्यादा मत बोलिए आप, लेकिन 5 चीज़ें बोलिए। पहला, ज्योतिष वेदांग का अंग है। इसको वेदों में काल पुरुष के अंगों में नेत्र कहा जाता है। पहला चीज, ज्योतिष वेदांग का अंग है। दूसरा, काल पुरुष में इसको वेदांग में नेत्र की उपमा दी जाती है। ज्योतिष के 3 भाग हैं, ठीक है, गणित, होरा और संहिता। फलित ज्योतिष को प्रमाणित अंग नहीं माना जाता है। एक चीज हम कहें, इसलिए कई बार लोग 4 अंग की बात कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन कभी चर्चा करिए तो गणित, होरा और संहिता, ठीक है। गणित ज्योतिष की भौगोलिक गणना को, जहाँ हम ग्रहों की गणना करते हैं, किसी राशि के परिवर्तन की गणना करते हैं, जहाँ हम पंचांग का निर्माण करते हैं, वहाँ ज्योतिष का गणित हमारे काम में आता है, जिससे पंचांग का निर्माण होता है, जिससे हम वर्तमान काल का निर्णय करते हैं कि कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा करण है, कौन सा योग है। यही पंचांग के अंग होते हैं। तो ज्योतिष का एक बड़ा काम यह है। दूसरा, ज्योतिष को जब हम होरा कहते हैं, यानी होरा घंटा जिसको हम बोलते हैं, आजकल टाइमिंग में कहते हैं ना कितने बज रहे हैं, यानी कि 5:03 हो रहे हैं। हम ज्योतिष को बहुत, वैदिक ज्योतिष बारीक चीज़ है। हमारे प्रत्येक होरा, यानी हमारी सूर्य की होरा चल रही है, चंद्रमा की, यानी हमारे एक एक घंटे का, एक एक घड़ी का हिसाब, या एक एक घड़ी के अंदर कौन सा पल हमारे लिए शुभ है और कौन सा अशुभ है, हर एक परिस्थिति का निर्णय, यानी यह भी कैलकुलेशन से संबंधित है। तो ये होरा शास्त्र कहलाता है। इसके अंदर ग्रह, गुण स्वरूप, ज्योतिष, कुंडली, ये भी योग, छोटे छोटे मुहूर्त, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत दोष भी आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, फिर हम आते हैं सूर्य सिद्धांत या संहिता पर। यह बड़े सिद्धांतों का निर्धारण करती है, जिससे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या तिथियों के या ग्रहों के ध्रुवीकरण पर, जहाँ ग्रह कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं भौगोलिक स्थिति में, कौन सा ग्रह कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, ग्रहों के सिद्धांत क्या हैं और उनसे हमारे भौगोलिक जीवन पर कहाँ उल्कापिंड गिरेगा, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ हमारी फसल बढ़ेगी, इस सिद्धांत का संहिता से हम इसको सूर्य सिद्धांत आदि बड़े ग्रंथ हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो जब भी हमसे कोई ज्योतिष में कहता है तो ये चीज़ हमें बोलना है। आपको कोई दूसरा व्यक्ति इसके आगे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनको खुद ही आचार्य इतने विद्वत आजकल नहीं है, बड़ा अभाव है विद्वता का। या कोई विद्वान व्यक्ति बैठा है तो आपके प्रश्न को, यहाँ से उसका प्रश्न पूछने का तरीका ही बदल जाएगा। वो अगला प्रश्न आपसे अगर करेगा, अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो फिर पूछेगा कुंडलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अक्सर हम पूछ लेते हैं कि कुंडलियाँ, हमें पता है कि ग्रह के ऊंच नीचे आप याद कर लोगे, राशियाँ याद कर लोगे। हम पूछेंगे अच्छा पत्नी किस भाव से देखते हैं, आप कह दोगे सब 7वें भाव से देखते हैं। लेकिन ग्रह के गुण स्वरूप स्वभाव की जब हम पूछेंगे तो भी आप बता दोगे। लेकिन जैसे ही हम पूछेंगे कुंडलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो कोई कहेगा 12 प्रकार की होती हैं, कोई कहेगा 16 प्रकार की होती हैं, कोई कहेगा 5 प्रकार की होंगी। कुंडली केवल हम 3 प्रकार की, ठीक है, कुंडलियों को मानते हैं। एक जन्म कुंडली, जिसके जन्म चक्र का निर्माण करते हैं, वही हमारी कुंडली है। उसको हम 2 प्रकार से बनाते हैं, एक दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुसार, एक उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार बनाते हैं और इसका इसी से विचार करते हैं। बाकी जो षोडश वर्ग चार्ट हैं, चाहे वो हमारी भाव चलित भाव कुंडली हो, हमारी कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली हो, हमारी नवमांश कुंडली हो, हमारी D10 कुंडली हो, वह सब हमारी कुंडलियों के वर्ग चार्ट हैं
और उनको जन्म कुंडली के भावों को स्पष्ट करने के लिए हम अनेक भावों का निर्माण, अनेक वर्गों का निर्माण करते हैं, उनको वर्ग चार्ट कहते हैं। अब अगला प्रश्न होगा कि वर्ग चार्ट से हम देखते क्या है। अगर किसी के लिए हमें संतान किसी विषय विशेष को देखने के लिए उस भाव से संबंधित वर्ग चार्ट को देखा जाता है। किसी के लिए पत्नी को देखना है तो D9 को देखेंगे, नवमांश कुंडली को देखेंगे। किसी के लिए संतान को देखना है तो हम पंचमेश और सप्तमांश को देखेंगे संतान के लिए। किसी के कैरियर को देखना है तो दशमांश को देखेंगे। तो हर एक वर्ग चार्ट, हर एक प्रश्न के लिए, हर एक भाव से संबंधित समस्या के लिए हमारे पास एक अलग वर्ग चार्ट होता है, उसको देखते हैं, उसका विचार करते हैं। तो वर्ग चार्ट हमारी समस्याओं के विशेष के निदान के लिए, उनका विशिष्ट डीप डेनिग्रेशन में हमें जाना है, डीप जाना है, तो वहाँ उनका विचार करेंगे। एक और प्रश्न हम इसके बाद पूछते हैं कि दफाएं कैसे स्पष्ट करेंगे या महादफा का निर्माण कैसे होता है। बहुत अभी मैं देख रहा हूँ, मैं कभी पिछले 10-12 लोगों में, कभी 50 लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो एक अनुभव देखने में आता है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि दफाएं निर्माण। अक्सर लोग कहेंगे हम सॉफ्टवेयर में जन्म समय डाल देते हैं और वहाँ से आपकी दफाएं स्पष्ट हो जाएंगी गुरुजी। हमने कहा फिर भी उनका विचार करो। कोई कहेगा जन्म समय के आधार पर, कोई कुछ। हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी, जो उसका स्वामी है नक्षत्र का, वही हमारे जन्म की समय की महादफा का स्वामी होगा। मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ चौथे चरण में, तो आपको अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो आपको जन्म के समय केतु की दशा प्राप्त होगी। अगर भरणी नक्षत्र में हुआ, राशि भले ही आपकी मेष है लेकिन भरणी नक्षत्र में जन्म है तो शुक्र की दशा है। कृत्तिका का हुआ, ठीक है, तो सूर्य की है। तो बस यही अंतर है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है, उत्तराषाढ़ा का है तो उत्तराषाढ़ा का है तो सूर्य का नक्षत्र है, उसको जन्म के समय में सूर्य की महादशा प्राप्त होगी। तो इसी तरीके से हमें 27 नक्षत्रों को एक साथ याद मत करो, उनको वर्गीकृत कर लो। सूर्य के नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र, एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो आपके लिए ये याद करना आसान हो जाएगा। तो 27 नक्षत्र अगर आपने याद कर लिए तो पूरे जीवन आपको काम में आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज, एक ही उत्तर है सरल कि भैया दशा का निर्माण जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके स्वामी ही नक्षत्र का, उससे दशा का निर्माण होगा, ठीक है। अब दशाओं के वर्ष कितने होते हैं तो आपको पता ही है। आ से आचम मोर आजुषु, आदित्य से आ से आदित्य यानी सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, इनके वर्ष। तो सूर्य की 6 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा होती है, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की और गुरु की 16 साल की, बुध की 17 साल की, शनि की 19 साल की, राहु की 18 वर्ष लिखाई लिए, केतु की 7 साल की और शुक्र की 20 साल की। कुल मनुष्य के जीवन का ज्योतिष काल में 120 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो इस तरीके से हम नवग्रहों को दशाओं का वर्गीकरण करते हैं। फिर बहुत कोई इसके अलावा कोई नहीं, किसी ने पूछ लिया अंतरदशा क्या होती है, तो गुरु के अंदर, गुरु की महादशा में पहली जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसी की अंतरदशा शुरू होगी। जब उसकी दशा शुरू होगी उसके बाद उसके दूसरे, जहाँ उस ग्रह के बाद मान लीजिए किसी की सूर्य में सूर्य है, सूर्य के बाद क्या आएगा चंद्रमा, तो फिर चंद्रमा को छोड़ सूर्य में चंद्रमा, मंगल, ऐसे दशाएं बराबर क्रम में आएंगी। फिर शुक्र आ जाएगा तो सूर्य की महादशा खत्म हो जाएगी। तो ये क्रम रखना है आपको, उसी क्रम से दशा का स्पष्ट होगा। राहु के बाद क्या आता है, गुरु आता है। तो राहु में पहली दफा, राहु में राहु की अंतरदशा, फिर राहु में गुरु की अंतरदशा, गुरु के बाद क्या आता है शनि, शनि के बाद क्या आएगा बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र। तो ये दफा क्रम ऐसा ही चलेगा। तो बड़े सरल तरीका है, कुछ नहीं देखना। आपने देखा मंगल की महादशा चल रही है, मंगल के बाद क्या आएगा राहु, तो मंगल में अगर कोई भी दशा की उसकी अपनी महादशा में अंतरदशा होती है, तो पहले मंगल, मंगल में मंगल की अंतरदशा, फिर राहु की। अब अगर निकालना है आपको, कोई कैलकुलेशन निकालना है, तो इस पर हम फिर कभी आपको समझाएंगे। बड़ा सिंपल है, आपको कोई डरने की बात नहीं है।
महादफा अंतर दफानाथ का एक गुणित सूत्र है, वो आप गुणा कीजिए, दफा आप निकाल लेंगे, इतने महीने इतने वर्ष चलेगी। ठीक है। चौथा प्रश्न अक्सर हम करते हैं, कई बार लोगों से भाव पूछते हैं कि किस भाव से आप क्या देखते हैं, या किसी का कोई प्रश्न पूछ लिया, किसी की शादी होना है, कब होना है। आप जो भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अपने पूर्ण कॉन्फिडेंस से देखिए, दीजिए। अब कभी मैं ही पूछ लेता हूँ क्रॉस क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, गुरु शनि एक साथ बैठे हैं तो कौन सा गुरु उच्च का होगा वहाँ कर्क राशि में या नहीं होगा। अब लोग घबरा जाते हैं, गुरु में शनि बैठा है तो कहीं पाराशर जी ने लिख तो नहीं दिया कि वो गुरु वहाँ उच्च का नहीं होगा शनि के साथ बैठने से। अगर मैंने पलट के कह दिया कैसे उच्च का होगा, गुरु शनि साथ में बैठे हैं, फिर वो अपना आंख बंद करके 2 बार ऊपर देखेंगे, अरे कैसे नहीं होगा, आपने बोल दिया गुरु उच्च का है तो उच्च का है, उसके साथ शनि राहु चाहे 9 ग्रह बैठ जाए तब भी वो उच्च का ही रहेगा। ठीक है। अपने पास आपने जो बोल दिया कि गुरु मकर में नीच का होगा, वहाँ 50 ग्रह बैठ जाएं वो नीच का ही रहेगा, उसको आप उच्च का नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो ग्रह जहाँ आपको याद है और आप कॉन्फिडेंस हैं कि सूर्य मेष में ही उच्च का है तो बस बोलिए वहाँ उच्च का है। उसके बाद ज़्यादा डर, वो कोई कहता है यहाँ पे ये बैठा है वो बैठा, कहना कुछ भी बैठा हो यही है, बस बात खत्म। मैंने तो यही पढ़ा है, यही है कि सूर्य मेष में उच्च का होता है, यही उच्च का होगा चाहे उसके साथ कोई भी बैठा हो। ठीक। ऊंच नीच का ये एक साधारण प्रश्न है, इतने पे ही हमें फोकस करना है, ज़्यादा हम भटकेंगे। दूसरा, हम अक्सर कुंडलियों में भी आपको भाव देखना बताएंगे, कुंडली देखना बताएंगे। तो कई बार चूंकि हम जब इंटरव्यू लेते हैं पूछते हैं कुंडली लगा लीजिए, अच्छा ये किस लगन की कुंडली है, इस कुंडली पे विचार रखिए। तो सबसे पहले कुंडली के लगन देखिए, फिर चंद्र कुंडली देखिए राशि क्या है, फिर महादशा। तो आप बोलिए आपकी कन्या लगन की कुंडली है, आपकी राशि कुंभ है, इसका स्वामी शनि है, आपके बुध की महादशा चल रही है। ठीक है। और आपके अब आप बोलना शुरू कर दीजिए, कुंभ लगन की कुंडली है, आप स्थिर, जैसे मैंने कहा कुंभ राशि का स्वभाव है उस पर बोल दीजिए। आप स्थिर राशि के जातक हैं, आप विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, आप जिद्दी हैं, आप जो काम चाहते हैं वह करते हैं, आप सफल हैं। आपकी दशा बुध की चल रही है, शनि का बुध मित्र होता है, पंचमेश भी होता है, कोण का त्रिकोण का राजयोग बनाता है, बुध यहाँ पे बैठा है तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, विद्या से संबंधित देगा, धन से संबंधित देगा, पुत्र संतान से संबंधित लाभ देगा। जो आप जितना अच्छा बोल सकते हैं वो बोलिए, क्लाइंट यही तो सुनना चाहता है आपसे। तो कई बार जब आपको बोलना है, कहीं पूछा जाता है तो इस तरीके से उस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। अब अच्छा बुरा सही होगा या गलत होगा वो बात की बात है, उस टाइम बोलिए तो सही। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, जब ये आप करते हैं फिर आपको कोई भी सिलेक्शन से कहीं नहीं रोक। 2-3 चीज़ें देखते हैं, पहला देखते हैं ज्योतिष का बेसिक नॉलेज है कि नहीं। किसी ने पूछ दिया शनि की 7.5 कहाँ चल रही है, अब आप कह रहे हैं गुरुजी चल रही थी, पहले कहाँ चल रही थी, पहले तो मकर पे चल रही थी, अब बोले धनु कुंभ पे आ गई है। ठीक है। तो कहेगा यार इनको शनि की 7.5 नहीं मालूम आचार्य जी को, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो कोई भी ग्रह का ऊंच नीच, हमारा बेसिक मजबूत हो, और बेस बहुत कठिन नहीं है, एक बार थोड़ा याद कर ले, फिर तो आप कुंडली पे कुछ भी बोलेंगे, वो हो सकता है गलत हो सकता है किसी क्लाइंट के लिए सही हो, वो उसमें आपकी बात को कोई भी आपके खिलाफ नहीं रह सकता। भाई ठीक है, हमारा थॉट है, हमें लगा कि कुंभ राशि वाला जातक बेईमान होता है तो होता है, हमें लगा बहुत ईमानदार होता है तो ईमानदार होता है, वो हो सकता है कुछ ईमानदार भी होंगे, कुछ उसमें बेईमान भी होंगे। तो वो आपका थॉट है, चल जाएगा कि भाई मेरा अनुभव तो ये है। लेकिन सूर्य को आप मेष के अलावा तुला में उच्च का करोगे तो नहीं चलेगा, क्यों, वहाँ गणित का नियम है कि सूर्य मेष में ही उच्च का होगा, तो वहाँ आपको बोलना पड़ेगा। तो बस आपको बोलना आना चाहिए। दूसरा, बेसिक बहुत मजबूत हो, अच्छा हो। आपको ज्योतिष कार्य कर रहे हैं, जितना आप सीखते जाएंगे, डीपली जाते जाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण भी रहे कि आप इसको आराम और आसानी से एक दूसरे को बता सकें। तो ये मुख्य चीज़ें हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, और वापस कल मिलेंगे, तब फिर चर्चा करते हैं, बहुत समय के बाद हैं। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए।